Hello, good morning, students of class 12. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, आज मुझे बात करनी है बचपन की। वो बचपन जो हमें ढेर सारी यादें देता है, वो बचपन जो हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाता, वो बचपन जो हमें ढेर सारी खुशियां देता है, वो बचपन जो हमें सारी चिंताओं से मुक्त रखता है, वो बचपन जो हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक याद रखते हैं। आज आप एक 90 साल के व्यक्ति से भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए, तो वो सर्टेनली ही विल पिप इनटू हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हमारे जीवन का वसंत कहा जाता है। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग इन आवर लाइफ। लेकिन ये ऋतुओं वाला बसंत तो साल में एक बार आ जाता है, लेकिन ये बचपन वाला बसंत एक बार गया, इट नेवर कम्स अगेन। ये दोबारा नहीं आता। ये जाते जाते हमें ढेर सारी यादें दे देता है, ये ढेर सारे हमें मेमोरीज दे देता है और जीवन की एक वो खुशी दे देता है जिस खुशी की याद में हम पूरी जिंदगी खुशी से जी लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में, हमारे इस हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी में, हमारे इस हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी में अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने जीवन के इस बसंत से कोसों दूर हैं। उनको अपने जीवन का बसंत नहीं मिला। जो स्टोरी अभी हम लोग आपकी क्लास से लिए हैं, ये स्टोरी अनीस जंग जी की लिखी हुई है। अनीस जंग जी, शी हैज बीन अ वेरी बिग नेम in English. She has been a well-renowned writer, story writer, and she is an article writer too. She got her birth in 1944 and then she studied in USA and then she started her career as a writer. इनकी दो किताबें पूरी दुनिया में धमाल मचाई हैं। एक का नाम है अनवेलिंग इंडिया, एंड अनवेलिंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने भारत की उन महिलाओं को चित्रित करने की कोशिश की है जो बेसिक सुविधाओं से अलग हैं, जो बेसिक सुविधाओं से दूर हैं। और उनकी दूसरी किताब है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसमें ऐसे बच्चों को कलेक्ट करती हैं जो बच्चे अपना बचपन जी ही नहीं पाते, जो बच्चे अपने बचपन के बारे में जान ही नहीं पाते। आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स उन्होंने मुख्यतः लिए हैं अपने स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। उसमें एक है साहिब और दूसरा है मुकेश। ये दोनों स्टोरीज को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, मेजर इवेंट्स जानेंगे। And through these both stories, the writer has proved only one thing, that we are civilized, we are developing, and our society may be called as highly educated. Still, many of the children are there who are losing their childhood, the spring of their life. So we have to be beware, we have to be sincere about it. Yes, in first story, the writer goes to tell something about साहिब। साहिब से मैं आपका परिचय करा दूं। साहब एक रिफ्यूजी है, एक रिफ्यूजी बॉय है, बांग्लादेशी रिफ्यूजी है। एंड nearly 30-40 years ago in 1971 his whole family came to India in search of food shelter, अपनी जीविका की तलाश में। ऐसे हजारों परिवार बांग्लादेश से भारत में आए और भारत के तमाम शहरों में बिखर गए। साहिब से पहली मुलाकात होती है। साहिब एक अकेला ऐसा बच्चा नहीं है, साहिब जैसे बच्चों की एक टोली है जो लेखिका के घर के सामने कूड़े के ढेर पर आती है और कूड़े के ढेर से अपना जीवन बीनती है, अपनी जीविका बीनती है, अपने बैग में रखती है, ले जाकर उसे बेचती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे उनका परिवार चलता है। लेखिका को इन बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। एक दिन इस बच्चे से वो पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वो कहते हैं मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है, अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे? बच्चा बड़ा खुश होता है, कहता हाँ बिल्कुल जाएंगे। और 2-3 दिन बाद वो बच्चा भागकर लेखिका के पास आता है और पूछता है कि मैडम इज योर स्कूल रेडी? लेखिका को बड़ा खराब लगता है कि ये खोखला सवाल उनको इस बच्चे से नहीं पूछना चाहिए था। लेखिका एक दिन उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा बताता है मेरा नाम साहिब आलम है। लेखिका को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। ये आयरनी है, जीवन की आयरनी है, एकदम जस्ट अपोजिट। और
बच्चे का नाम है साहिब आलम, अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और बच्चे की स्थिति ये है, वो बताती है काश इस बच्चे को पता होता कि इसके नाम का अर्थ क्या है, तो उसको अपने नाम से विश्वास उठ जाता, उसको यकीन नहीं होता कि उसका नाम साहिब आलम है। ये नंगे पांव चलने वाले बच्चे, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले बच्चे, अपने पीठ पर एक कूड़े का बैग लादे हुए ये बच्चे इस कूड़े पर अपनी जिंदगी बीनते हैं, अपनी जीविका बीनते हैं। लेखिका इन बच्चों से थोड़ा ज्यादा अटैच हो गई है और इन बच्चों के घर जाती है, और वो घर के बारे में जाकर जो बताती हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। लेखिका जब घर पहुंचती हैं तो घर पे साहिब जैसे हजारों बच्चों का परिवार वहां एक ऐसी स्थिति में पाती हैं जिसे वो बयां करना बहुत अजीब सा महसूस करती हैं। उसके बारे में कहें जी, शी इज टॉकिंग अबाउट सीमापुरी। सीमापुरी एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली का एकदम सटा हुआ दिल्ली के पेरिफेरी में है, लेकिन लेखिका कहती हैं कि ये दिल्ली से कोसों दूर है। दिल्ली की वो चमक दमक, दिल्ली की वो सफाई यहां आपको देखने को नहीं मिली। सीमापुरी में पिछले 30-40 सालों से ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी रहते हैं, बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना सड़क के और बिना किसी प्रॉपर आइडेंटिटी के। इतने साल बीत जाने के बाद भी इनको नागरिकता नहीं मिली है, इनको कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। वेदर दे आर इंडियंस और दे आर बांग्लादेशीज, विदाउट आइडेंटिटी दे आर लिविंग हियर। इनके पास अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड, और इस राशन कार्ड के माध्यम से इनको थोड़े बहुत अनाज मिल जाते हैं। न पढ़ने की व्यवस्था, न मेडिकल की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न ड्रेनेज की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था सीमापुरी में नहीं है। लेखिका साहिब की मां से बात करती है और कहती है ढाका तो एक बड़ी उपजाऊ जमीन है, व्हाई डिड यू लीव इट, क्यों आप वहां से चली आई, वो तो बहुत हरी भरी जगह है। और साहिब आलम की मां बड़े मार्मिक शब्दों में, बड़े इंटेंस वर्ड्स में जवाब देती हैं, मैडम उपजाऊ जमीन पर बिना खाए सोने से अच्छा है इस कूड़े के ढेर पर कुछ खा के सोना। बच्चों के पेट में, बच्चों के मुंह में थोड़ा अनाज डालकर, पेट में उनको कुछ खिलाकर इस कूड़े के ढेर पर सोना अच्छा है उस उपजाऊ जमीन पर बिना खाए सोने से। ये जिंदगी की लाचारी, ये बेचारगी लेखिका महसूस करती हैं और आगे बढ़ती हैं। कहती हैं कि गार्बेज इज गोल्ड, एक इसमें टॉपिक है, गार्बेज इज गोल्ड, एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। टॉपिक क्या है, एक इंस्टेंस है वहां, गार्बेज इज गोल्ड, जिसको हम कूड़ा समझते हैं, अपने घर से निकालकर फेंक देते हैं, जल्दी से जल्दी इसको घर से हटाओ। और कूड़े के ढेर पर वो चीजें इन बच्चों के लिए, इन परिवार के लिए, इन लोगों के लिए सोना है, क्योंकि उसी कूड़े से इनकी जिंदगी चलती है। ये कूड़े का ढेर बच्चों के लिए एक वंडर है, एक आश्चर्य है। साहिब एक बार बताता है मैडम को कि इस कूड़े के ढेर में से कभी उनको 1 का सिक्का मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए की नोट भी मिल जाती है। लेखिका कहती हैं कि उस वंडर को, उस सर्च को ये बच्चे जारी रखते हैं। इन बच्चों के लिए इस कूड़े का मतलब वंडर है, और इनके परिवार के लिए इस कूड़े का मतलब जीविका है, आजीविका है, लिविंग बेस है। उसी के आधार पर इनकी जिंदगी चलती है। अगर राइटर की बात करें तो साहिब आलम से राइटर की 3 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात में स्कूल क्यों नहीं जाते हो, उन्होंने पूछा। दूसरी मुलाकात, स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग। सेकेंड मीटिंग, एक बार लेखिका एक तरफ से गुजर रही हैं और देख रही हैं कि एक क्लब है और क्लब के गेट पर साहिब खड़ा है और क्लब के अंदर कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे हैं। आज साहिब के पैर में जूते हैं और वो जूते 2 पैरों के हैं। दोनों जूते एक जैसे नहीं हैं और उसमें से एक जूते में एक छेद भी है। साहिब उस क्लब की तरफ देख रहा है
मैडम पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि जब वो लोग खेल के चले जाएंगे तो ये व्यक्ति मुझे अंदर जाने देगा और मैं अंदर जाकर थोड़ा खेलता हूं। मैडम सोचती है, राइटर सोचती है कि इस साहब को ये नहीं पता कि ये जो बच्चे ये अंदर टेनिस खेल रहे हैं ये दुनिया का कितना महंगा गेम है, ये इसके बस की बात नहीं है। कुल मिला जुला के द राइटर गोज टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स द जनरल चाइल्डहुड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों में खेलने की चाहत होती है, सभी बच्चों में इंजॉय करने की चाहत होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। साहब आज खुश है कि उसके पैरों में जूते हैं, भले ही वो दो तरह के जूते हैं, भले ही एक पैर में छेद है, छेद वाला जूता भी चलेगा। ये राइटर की दूसरी मुलाकात है और राइटर की तीसरी मुलाकात इससे होती है साहब से, जब साहब के हाथ में एक चाय का कनस्तर है। टी स्टॉल पर वो काम करना शुरू कर दिया और टी स्टॉल पर काम करते करते जब वो सड़क से गुजर रहा है, लेखिका का आमना सामना होता है। द राइटर सीज इट एंड शी इज वेरी मच सरप्राइज टू सी एंड शी आस्क्ड, हेलो साहब, व्हाट आर यू डूइंग? कहा कि अब मैं कूड़ा का काम करना बंद कर दिया और मैं एक नीचे चाय की दुकान है उसी पर काम करता हूं। मुझे 800 रुपए महीने मिलते हैं और दोनों टाइम का भोजन भी मिलता है। राइटर खुश होती, अच्छी बात, ये तरक्की। लेकिन राइटर साहब के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है, तुलना करती है। शी गोज टू कंपेयर द बैग ऑन हर बैक। जब वो कूड़े का काम करता था, कूड़ा बीनता था, कूड़े में से अपनी जिंदगी बीनता था, तो उस समय उसके पीठ पर एक बड़ा सा बैग था। वो बैग बहुत भारी था। आज उसके हाथ में एक चाय का कैनिस्टर है, एक छोटा सा चाय की केतली है। ये अपेक्षाकृत इन कंपैरिजन इट इज लाइटर वन। स्टिल उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है, उसके चेहरे पर वो बिंदासपना नहीं है, उसके चेहरे पर वो फ्रीनेस नहीं है, उसके चेहरे पर वो जॉय नहीं है, उसके चेहरे पर वो उत्साह नहीं है। क्यों? बिकॉज द राइटर गोज टू से कि वो फ्रीडम अपना खो चुका है। अब उसे कूड़ा बीनने में थोड़ा बहुत बचपन का सेंस उसके पास था। बच्चों की टोली के साथ वो रहता था, वो एंजॉय करता था, उस कूड़ा बीनने को भी वो एंजॉय करता था। लेकिन आज वो एक नौकरी कर रहा है, आज उसे एक व्यक्ति के आदेश का पालन करना है। नाउ ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम and losing his freedom he has lost his happiness. And thus through the story of Sahib, the writer goes to tell that some of the children are there in our society still, and we have to care them and we have to provide them their own right, and that is their free childhood. And the children must go to school, must go to enjoy and must go to live freely, whether they are of poor people or of rich people. आइए, इसके 4 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। What does Sahib look for in the garbage? गार्बेज में कूड़ा वो क्या बीनता है, वो क्या खोजता है? साहब कूड़े में क्या खोजता है? तो कूड़े में कुछ कीमती सामान ढूंढता है, प्लास्टिक के बॉटल ढूंढता है, जिससे वो अपनी जिंदगी जिसको वो बेचकर कुछ पैसे पा सके। एंड हाउ इज साहब सेम लाइक अदर चिल्ड्रन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहब दूसरे बच्चों की तरह ही कैसे है? दूसरे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, साहब को भी खेलना पसंद है। दूसरे बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं, साहब को भी स्कूल जाना है। लेकिन he has no way to get these all things. आगे, is साहब happy working at the tea stall? Never. क्या साहब टी स्टॉल पर काम करते हुए खुश हैं? No, never. कभी खुश नहीं है। क्यों? Because he has lost his freedom. Because he has lost his freedom. अगला, why is साहब happy with unpaired shoes? वो unpaired shoes, 2 तरह के जूते, उसमें भी फटा हुआ जूता पहन के भी साहब क्यों खुश है? Something is better than nothing. कुछ ना होने से थोड़ा सा हो जाना अच्छी बात है। सो साहब को कभी जिंदगी में जूते नहीं मिले हैं और इसलिए उन जूतों के साथ भी खुश है। सो the major facts, the major events of this story already I have told, and now, yes students, in continuation
we are talking about the second story of Lost Spring, written by Arishan. I want to drive a car. This is the story of Mukesh. Mukesh is a boy from Firozabad of a bangle making family. Firozabad is a well-famed city in India where bangle industry is prominent. हर घर में चूड़ी का कारखाना है, हर घर में चूड़ी बनती है और फिरोजाबाद अपने चूड़ी व्यापार के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। मुकेश उसी परिवार का एक लड़का है, लेकिन ये बैंगल इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहता। इसका सपना है कि वो कार चलाना सीखेगा, वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, एक कार ड्राइवर बनेगा। लेखिका मुकेश से बात करती है। मुकेश इज प्राउड ऑफ हिज ओन होम, हिज ओन हाउस। उसे इस बात का अभिमान है, गर्व है कि फिरोजाबाद में उसका अपना घर है। लेखिका इससे प्रभावित होती हैं और इसके साथ साथ इसके घर जाती है। बताती है कि जब इसके घर की तरफ हम बढ़ते हैं तो कूड़े कचरे से भरी हुई गलियां, चारों तरफ बदबू, गंदी नालियां और ऐसे रास्तों से होती हुई तमाम ऐसे घर जिनकी दीवारें टूटी फूटी हैं, उनकी खिड़कियां हिलती डुलती हैं, उनके दरवाजे हिलते डुलते हैं और ऐसी गलियों से होते हुए कूड़े के ढेर से गुजरते हुए एक ऐसे ही घर के पास पहुंचे जिसमें दरवाजे तो थे, लेकिन दरवाजे के पीछे का पूरा भाग खुला था और वो दरवाजा भी हिल रहा था। और मुकेश अपने पैर से मारकर दरवाजा खोलता है। लेखिका अंदर जाती है और अंदर का सीन देखकर लेखिका बहुत परेशान होती है, जो एक्सप्रेस करती है। वो कहती है कि एक ऐसा घर जिसमें दीवार तो है, ऊपर का छज्जा अच्छा नहीं है। और उस घर में सबसे पहले उनकी नजर जो पड़ती है वो मुकेश की भाभी पर पड़ती है, जो उम्र में बहुत छोटी है और वो पूरे घर का खाना बना रही है। और लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़ा सा भगोना रखा हुआ है, उस पर कुछ बन रहा है और एक प्लेट में शाम की सब्जी काट कर रखी हुई है। और उस छोटी सी पतली सी कम उम्र की उस घर की बहू को देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इसने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां समझ ली हैं और उसने सीख ली हैं। लेखिका आगे बढ़ती है, मुकेश की मां से मिलती है। मुकेश की मां अपने इस जीवन पर, अपने इस पारिवारिक जीवन से बहुत संतुष्ट नहीं है। वो बताती हैं कि बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द फंडामेंटल, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। वी आर नॉट एबल टू फुलफिल the basic requirements of our life since early morning to late hours at night. We all family members work together. दादी से बात करती है, मुकेश की दादी से लेखिका बात करती है। उनकी दादी कहती हैं कि उन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा। ये फिरोजाबाद के बच्चे, बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले ये बच्चे बंद कमरे में फर्नेस के सामने घुटन भरे माहौल में और लगातार लौ पर देखने, जहां चूड़ी वेल्ड किया जाता है वहां एक दिया जलता रहता है और उस दिए पर लगातार देखने की वजह से ये बच्चे समय से पहले अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। इनको उजालों में देखने की क्षमता इनकी खत्म हो जाती है। दे आर नॉट एबल टू सी इन लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इनको अंधेरों में देखने की आदत हो जाती है। उसकी दादी बताती हैं कि ये भगवान का दिया हुआ है, ये कष्ट, ये लिनेज, ये हमारे जीवन की पीड़ा ईश्वर की दी हुई है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी किस्मत है। दिस इज आवर फेट एंड ईश्वर का दिया हुआ दुर्भाग्य दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। ये उनकी दादी की राय, उसकी मां की राय, उसकी दादी की राय। और उसके बाद लेखिका इसके पिता से बात करती है, मुकेश के पिता से बात करती है। और मुकेश के पिता से बात जब करती हैं तो मुकेश के पिता कहते हैं
कि उन्हें इस बात का गर्व है, ही इज प्राउड ऑफ इट दैट ही हैज गॉट एट लीस्ट अ शेल्टर। एक घर उन्होंने बना लिया, तथाकथित घर। जिस घर में मुकेश का परिवार रहता है उसको किसी भी रूप से एक अच्छा घर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस घर पर भी उसके पिता को संतोष है। उसका पिता कहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन जो मैं जानता था वो अपने बच्चों को सिखा दिया। मुकेश का एक बड़ा भाई भी है जिसकी पत्नी कम उम्र की होते हुए भी घर की सारी जिम्मेदारियां चला रही है। उसकी पत्नी को घर के सभी बड़ों का आदर करना, सभी बड़ों का ख्याल रखना, सभी बड़ों के आदेश का पालन करना, ये सारी जिम्मेदारियां उस लड़की ने सीख ली। उसकी दादी जब ये बताती हैं ये उसकी अपनी किस्मत है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो एक छोटी सी बच्ची एक महिला के पास बैठकर और फटाफट चूड़ियों को वेल्ड कर रही है या चूड़ियों पर काम कर रही है। उसकी अंगुलियां चूड़ियों पर जादू की तरह चल रही हैं और लेखिका कहती हैं कि ये छोटी सी सविता, उसका नाम सविता, ये छोटी सी सविता को नहीं पता कि इन चूड़ियों का हमारे जीवन में क्या मोल है। ये चूड़ियां हमारे हिंदू समाज में, हमारे महिला समाज में सुहाग के प्रतीक होती हैं। और उसके पास बैठी हुई महिला जो चूड़ियों पर काम कर रही है, कभी इस घर में दुल्हन बनकर आई होगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, वो हाथों में चूड़ियां पहनी होंगी, और एक दिन ये सविता भी घूंघट में हो जाएगी, लाल जोड़े में हो जाएगी और इसके हाथों में भी वो चूड़ियां आ जाएंगी। और शायद तभी से इस चूड़ियों के ऑस्पिशियसनेस का, इस चूड़ियों की पवित्रता का, इस चूड़ियों के मोल का पता चलेगा। ये बच्चे पूरा परिवार अगर चूड़ी बनाने वाला परिवार है तो पूरा अंडा से लेकर बच्चा तक, छोटा से छोटा बच्चा से लेकर बड़ा से बड़ा, बूढ़ा से बूढ़ा बुजुर्ग, उस परिवार का उन्हीं चूड़ियों में लगा है। लेखिका कहती है कि ये बच्चे, इनको पता ही नहीं कि इनको स्कूल जाना है, इनको पता ही नहीं कि इनको खेलने जाना है, इनको पता ही नहीं कि इनको दादी की कहानी सुननी है, इनको पता ही नहीं कि इनको नानी के घर जाना है, इनको पता ही नहीं कि स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, इनको पता ही नहीं कि स्कूल में कोई टीचर होता है। ये बच्चे तो सिर्फ एक बात जानते हैं, चूड़ी कैसे वेल्ड किया जाता है, चूड़ी को कैसे मेंट किया जाता है, कैसे उसे मोड़ा जाता है। ये अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ यही सीखे हैं और इसी में इनका पूरा बचपन खत्म हो गया है। लॉस्ट इज फ्री, ये अपना जीवन खो दिए। आगे बढ़ते, ग्रीवेंसेस ऑफ यूथ्स ऑफ फिरोजाबाद। इसके बाद उसकी मां से बात किया उन्होंने, दादी से बात किया उन्होंने, पिता से बात किया उन्होंने। अब आस पड़ोस के कुछ बड़े बच्चे आ जाते हैं, मुकेश की तरह बच्चे, और उनसे वो बात करती है। उन बच्चों के मन में एक आक्रोश है, एक दुख है। उनसे वो पूछते हैं कि तुम लोग दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते। एक शिकायती अंदाज में ये बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो हमें दिया है उससे बाहर हम कैसे जा सकते हैं। माँ बाप ने हमारे लिए कोई संसाधन नहीं जुटाया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोई दूसरा काम कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी है कि हम इसी में रहते हैं। अपनी इस दिन दशा का, अपनी इस खराब स्थिति का, अपनी इस ऑकवर्ड सिचुएशन की जिम्मेदारी वो अपने बड़े बुजुर्गों पर लगाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। काश कुछ कमाया होता, काश कुछ रखा होता जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी को सेटल कर पाते। उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि इतना तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो तो ये सब कैसे, उससे जो लाभ मिलता है वो तो तुम ही लोगों को मिलता होगा। बताते हैं जी नहीं, ये सब साहूकार लेके चले जाते हैं, ये सब बिचौलिए खा जाते हैं। चूड़ी हम ठेके पर बनाते हैं और हमें मटेरियल साहूकार देता है, उस मटेरियल से हम चूड़ी बनाते हैं, वो चूड़ी ले जाकर साहूकार को दे देते हैं, उसका फायदा साहूकार ले लेता, हमें सिर्फ हमारी मजदूरी मिलती है। लेखिका एक बहुत बड़ा सा सवाल पूछती है, तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, तुम लोग एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, तुम लोग एक कमेटी क्यों नहीं बनाते जो इस अपराध के से लड़ सके, जो इस अपराध का विरोध कर सके। वहां के बच्चे कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे लिए आफत हो जाएगी, हमारे लिए हमारी शामत आ जाएगी। ये पुलिस वाले, ये बिचौलिए, ये लीडर्स, ये बड़े साहूकार हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे एंड बहुत पिटाई होगी वहां। ये मजबूरी फिरोजाबाद के बच्चों की।
रे ऑफ होप, एक आशा की किरण देखती है कि इन परिस्थितियों में रहते हुए भी, इन परिस्थितियों में रहकर भी मुकेश इज फार डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Mukesh has no complaint against his father and his forefathers. He has decided that he will not do anything. He will not do his own business of bangle making. He will start his own business. He will be a motor mechanic and he will be a motor driver. मुकेश से वो पूछते हैं कि मुकेश क्या तुम्हारे आसपास कहीं गैरेज है? कहते हैं नहीं, थोड़ा दूर है, लेकिन मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं साइकिल से चला जाऊंगा. He is well informed, he is well determined. और यह एक आशा की किरण है कि फिरोजाबाद की इन परिस्थितियों में भी मुकेश जैसा एक लड़का है जो अपने बुरे कर्मों से, जो अपने बुरे दिन से, जो अपने खराब कंडीशन से, जो अपने बैड सिचुएशन से लड़ना जानता है और लड़ने का साहस रखता है. So now this is also a story of losing childhood. सो यहां भी राइटर जो हैं वो हम लोगों को आगाह कर रही हैं, हम लोगों को सचेत कर रही हैं कि हम सभ्य समाज में इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए. आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मुकेश दूसरों से अलग कैसे है? सभी बच्चे अपने खानदानी बिजनेस में लग जाते हैं, लेकिन मुकेश हैज अ सेपरेट ड्रीम. ही हैज एन स्पेशल एंड यूनिक ड्रीम टू लर्न motor driving. He wants to be a motor driver. That's why. In his attitude, he is different from others. Again, how are the bangle makers caught in a vicious way? एक मकर जाल में कैसे ये बैंगल मेकर फैमिली फंस चुकी है, पूरा बैंगल इंडस्ट्री कैसे फंस चुका है. ये मजदूर जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दिन भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिलता, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी मजदूरी मिलती है. और इस तरह से ये पूरा बैंगल मेकर्स जो हैं वो एक विशियस वेब में फंस चुके हैं. And what makes the city of Firozabad famous? It is very simple. Firozabad city is famous for bangle making. And why should child labor be eliminated? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इथिकल क्वेश्चन है कि चाइल्ड लेबर क्यों रोका जाना चाहिए. ये बचपन हमारे जीवन का बसंत, ये हर बच्चे को उपलब्ध होना चाहिए, हर बच्चे के जीवन में मुनासिब होना चाहिए और हर बच्चा इसे जी ले, इसको एंजॉय कर ले और इसकी मेमोरीज अपने जीवन में सजो ले. इसलिए चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड. Thus, students, as I think both the stories I explained today, and it will be helpful for you, and you got it well. Wishing you all the best.